वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि हम लोग अब फिजिक्स में क्लास 12th की पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। आज सेकंड पार्ट उसी का देखते हैं। मैं बता दूं गॉस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं पर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल को क्लियर किया था। क्योंकि इन्हीं दोनों को जब मर्ज कर देंगे, किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, उन दोनों को मर्ज कर दिया तो ये आखिर ये गॉस थ्योरम क्या है वो पता चल जाती है। तो अगर सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताओ व्हाट इज गॉस थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, या केवल एक नंबर का स्टेटमेंट पूछता है, तो बस इतना लिख देंगे सफिशिएंट रहेगा। क्या होता है, अगर इतनी लंबी लैंग्वेज पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं कैसे याद करेंगे। तो स्टेटमेंट कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge q enclosed by the surface। भाई मैंने ये चीज पहले ही आपको क्लियर कर रखी थी कि अगर फ्लक्स होगा तो किसी न किसी इनक्लोज्ड एरिया से वो क्या करेगा, पास होगा। ये हो गया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो जो मीडियम है, जो परमिटिविटी है, उसके भी क्या होगा, उसके ही उतने टाइम्स होता है। टाइम्स मतलब उतना ही मल्टीपल हो जाता है। अगर फाइनली स्टेटमेंट याद करने में दिक्कत है तो बस ये कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू, बीच वाले को हाइड कर लेना, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद कैसे करना है, तो यहां पे सिंपली लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो ये फाई क्या मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब 1 अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के मल्टीपल के इक्वल होता है। ये हमारी होती है फाइनली गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम में याद रखना कि एरिया जो भी लेंगे वो इनक्लोज्ड होना चाहिए। साइड्स क्या है, कभी लीनियर नहीं होना चाहिए। लीनियर है नहीं है डजंट मैटर, बस इतना याद रखना है इनक्लोज होना चाहिए, कवर होना चाहिए, ओपन नहीं चाहिए। ठीक, यहां पर अगर ये हमसे पूछता है अगर इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है तो सिंपली बता देंगे फाई इज इक्वल टू, ये जो सिंबल बना है इसको मैंने पहले ही बता रखा है, सरफेस इंटीग्रल को ये डिफाइन करता है। इसकी वैल्यू होती है फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डी ए, या वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमसे कभी भी पूछता है कि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट केवल बताना है तो इतना स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट के बाद सीधे लिख देंगे फ्लक्स मतलब फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन, या क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हमसे पूछता है कि इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा तो बस यहाँ पर क्या, फ्लक्स को भी जो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। फ्लक्स को मैंने बताया था फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू डॉट या फिर ई डॉट डी ए, या ई डॉट ए, या ई ए कॉस थीटा। इतने फॉर्म मैंने फर्स्ट पार्ट में पहले ही बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको प्लीज देखिए, देन यहाँ पर आके बात करते हैं। अब जो इसका मेन पार्ट आता है, अगर कभी क्वेश्चन ये मिनिमम 2 से 3 मार्क्स में जाता है तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज होता है। वो हमसे कहता है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। वैल्यू चार्ज इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। तो कभी भी किसी भी चीज की प्रूविंग आती है तो पहले उससे रिलेटेड डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम भी देखो कैसे बनाएंगे। इन्होंने कहा कि इनक्लोज सरफेस एरिया होना चाहिए। आप रैंडमली किसी भी तरह से जाकर के एक बना दिया। क्या बना दिया, तो ये हमेशा याद रखना ये स्पेरिकल फॉर्म में बनाएंगे, 2D नहीं बनाएंगे। 3D में आप कुछ भी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं आलू की कोई डिजाइन बना दो। ठीक है, अब उसमें करना क्या है आपको, मैंने कहा कि इस पूरे एरिया को मुझे अगर कवर करना है, पूरे एरिया के बारे में बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके एक छोटे से पार्ट को ले लेता हूँ। फिर क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, समीशन लगा देंगे या उसका इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल मैंने पहले बताया, सबको एक तरह से कलेक्ट कर लेंगे तो वो खुद ही बता देगा कि भैया होल मटेरियल इज किसका बना हुआ है। तो सपोज कर लेता हूँ यहां से मैं एक हल्का सा कट मार दूंगा, थोड़ी सी डिस्टेंस पर लेकर के इसको प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं। 3D से थोड़ा सा और बना देते हैं, इसको इरेज कर दो।
इसके ये डिस्टेंस को r में कंज्यूम r मान लिया जाए, और यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा अगर सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो ये हो जाएगा DE या DA, और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगी, इलेक्ट्रिक भी तो होनी चाहिए, क्योंकि हमें लाना भी क्या है, इलेक्ट्रिक को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ किस में रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, तो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक है तो चार्ज होगा, और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं या गॉस थ्योरम को पढ़ रहे हैं, तो मुझे कंफर्म होना चाहिए कि उसके लिए उसमें एरिया भी आना चाहिए। तो फाइनली इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, तो हमने क्या पढ़ रखा है, पहले मैंने भी कहा है कि फ्लक्स को पहले आप ले आओ, तो फ्लक्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई ए, यही पढ़ा। अब लेकिन हमें क्या करना, अभी होल का तो नहीं निकाल रहे ना, अभी क्या कर रहे हैं, छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे डी फाई कर देना। अब जो चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक है, वो तो सब में एक ही होगी, डिफरेंस किस में आएगा, उसके एरिया में, देन इसमें क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, डॉट प्रोडक्ट था, ये कर लिया। इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए किसके इक्वल होगी, तो ई डी ए कॉस थीटा, और अगर ये पूछा जाए ये थीटा इज इक्वल टू थीटा एक एंगल है, वो किसके किसके बीच में है, तो लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। क्लियर, यहां तक अगर ये क्लियर हो जाता है तो यहां पर एक लाइन लिख देंगे क्या, कि हमें पता है, वी नो दैट, किसकी वैल्यू पता कर लें, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, यहां पर अभी हमने कुछ नहीं किया, E पे हम क्या लिख सकते हैं, Q/4πε0, अभी क्या बच रहा है, DA cos θ/r²। इसीलिए मैंने कहा था, इसके पहले ही पार्ट में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो ये मुझे एक चीज बताता है, किसको, सॉलिड एंगल को, और सॉलिड एंगल के लिए मैंने क्या बताया था कि इसको लिखते हैं डी ओमेगा से। क्लियर, तो फाइनली यहां पर क्या कर सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू Q/4πε0, जिसकी इतने होल वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, ओवरऑल सरफेस के बारे में जान लेते हैं। तो ओवरऑल सरफेस के बारे में जानना है तो क्या कर देंगे, सरफेस से रिलेटेड इसका इंटीग्रेट कर देंगे, तो मतलब इसे क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाई ई इज इक्वल टू Q/4πε0, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा। और वहीं पर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था कि सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4π, इसको साइड में ब्रैकेट में इंडिकेट जरूर कर देना, क्योंकि इसकी प्रूविंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आप वहां पे प्लीज देख लीजिएगा। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी देखिएगा ये साइन कहीं भी आ जाएगा, तो कहीं पर भी आपको डी का यूज नहीं करना है, क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं, इतने से पार्ट की नहीं कर रहा हूं, अब मैं जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इस पूरे की बात कर रहा हूं। तो फाइनली क्या लिख देंगे, फाई इज इक्वल टू Q/4πε0, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4π कैंसिल आउट, फाइनली क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q, 4π कैंसिल आउट, और क्या आ गया, Q/ε0, मुझे पता भी क्या था, लाना भी क्या था, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। और एक चीज याद रखना कि जो ये डायग्राम बनाते हैं, इनक्लोज सरफेस एरिया बनाते हैं, ये टोटली हाइपोथेटिकल होता है, और गॉस ने ही इसको एक नया नाम दिया, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, या नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गॉसियन सरफेस क्या होता है और इसका यूज क्या है, तो उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके छोटे से एप्लीकेशंस हैं, उनको भी देख लिया जाए, देन उस पर बात करते हैं। अगर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, डायग्राम यही रहेगा। अगर मेरे पास चार्जेस बहुत सारे हो जाएं, लाइक Q1, Q2, +Q3 -Q4 एंड डॉट 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 विद साइन, कई सारे अगर हमारे पास आ जाते हैं फाइनली रिजल्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं,
1 अपॉन देखो एप्सिलॉन नॉट नो चेंज, क्योंकि ये क्या है मीडियम एक ही है तो नो चेंज रहेगा। एक मीडियम में चार्जेस कई सारे हो सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा अलग अलग इनके सम के इक्वल हो जाएगा। ये Q1 पॉजिटिव Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, एक और कर लो माइनस Q5 एंड डॉट डॉट डॉट। और अगर इसी को और क्या लिख सकते हैं तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू समेशन, किसका समेशन हो रहा है तो केवल और केवल चार्जेस का हो रहा है। तो फाइनली ये कुछ आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी सब चार्जेस के एडिशन के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब अगर ये पूछा जाए कि गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम किस में पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी, तो याद रखना अगर इनवर्ड होगी और एक होता है आउटवर्ड, इनवर्ड पे यही वैल्यू माइनस हो जाती है, आउटवर्ड पे यही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इनवर्ड के लिए लिख सकते हैं क्या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वही डी ओमेगा रहेगा जो पहले चल रहा था। अगर इसका डेरिवेशन करना है तो बस नेगेटिव साइन लगा देना, और आउटवर्ड में प्लस पॉजिटिव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। यही इनके इनवर्ड और आउटवर्ड दो कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, तो उसको आप बना सकते हैं। इनवर्ड का मतलब ही क्या है, जो सरफेस के अंदर वर्क होगा, आउटवर्ड क्या होगा, जो बाहर से वर्क किया जाएगा, यही तो मतलब है। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरा गॉस थ्योरम का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। तो फाइनली अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये समझ लो, अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चंस हैं, इसलिए हैं कि अभी हम लोग जो भी होम एग्जाम देंगे अपने, जो भी स्कूल में होंगे, और इस साल वैसे भी कोविड की वजह से एग्जाम में कुछ पता तो है नहीं फिलहाल, 30% रेड्यूस फिर हो गया है आपका कोर्स में। बहुत जल्द उस पर वीडियो आपको दे दूंगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से, टॉपिक बाय हेडिंग बाय क्वेश्चन तक दे दूंगा। लेकिन फाइनली क्या है, अभी तो ये रिड्यूस में पार्ट में नहीं है, तो इन दो क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा पूछा जाता है, इवन बोर्ड्स में भी ये कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस, ये गॉस सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस क्या होता है। मैंने अभी भी एक ही चीज बताया था जब गॉस थ्योरम को डेराइव किया था, तो बताया था कि अपने माइंड में आलू को डिजाइन कर लो, बस मुझे एक स्पेरिकल फॉर्म में बनाना है, उसको क्या करना है, इनक्लोज्ड बनानी है। अब ये कैसी है, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी सरफेस ही बनाना है, क्योंकि आलू का कोई साइज या पर्टिकुलर एक कोई सरफेस एरिया नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन कोई पूछता है तो सीधे बता सकते हैं एनी इमेजिनरी सरफेस enclosed in a charge is called Gaussian surface। फाइनली करना क्या है हमें कि एक हमें बना लेना है एक इमेजिनरी लाइन, अब इमेजिनरी लाइन नहीं सॉरी इमेजिनरी सरफेस। अब सरफेस हो कैसा, पहली बात तो उसको 3D होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है सॉलिड एंगल को यूज किया है। तो सॉलिड एंगल तब बनता है जब हमारा जो एरिया है वो 3D होगा, 3D फॉर्म करेगा तभी अप्लाई होगा। देन उसके बाद क्या होनी चाहिए, वो कुछ भी आकार ले सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया वो इमेजिनरी हो, इनक्लोज्ड हो और उसमें इलेक्ट्रिक हो, तभी वो क्या बनाएंगे, इतनी चीजें मिल गई तो वो गॉसियन सरफेस बना देंगी। इलेक्ट्रिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स के पार्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के पार्ट में तो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस होना चाहिए या हाइपोथेटिकल सरफेस होना चाहिए, इन सबको मर्ज कर देंगे तो जो सरफेस बनेगा उसे ही गॉसियन सरफेस बोल देंगे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हमने क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम क्या है, उनका स्टेटमेंट पढ़ लिया, देन उसका प्रूव कैसे किया वो कर लिया, उसमें सरफेस क्या था वो पढ़ लिया। अभी एक चीज आती है, इतना पढ़ लिया तो इसका यूज क्या है, तो इसका देखो यूज कहाँ पे करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, तो कूलम्स लॉ जहाँ पर फेल हो जा रहे थे, जहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई करने में डिफिकल्टी हो रही थी, उस चीज को इजी किया किसने, गॉस सरफेस ने। इसी के बेस पर हम एक चीज कह सकते हैं, इट इज द सेकंड स्टेज, या फिर ये कह सकते हैं कि गॉस इज द सेकंड स्टेज ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का सेकंड स्टेज ही गॉस थ्योरम को माना गया है, इसीलिए इसका देखो यूज क्या है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ गॉसियन सरफेस, तो लिखा है इट इज यूज्ड टू इजीली कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्टेन चार्ज सिस्टम वेयर यूज टू कूलम्स लॉ इज डिफिकल्ट।
जहाँ पर कूलम्स लॉ को अप्लाई करने में दिक्कत हो या कूलम्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में दिक्कत हो, वहाँ पर यूज करेंगे गॉस थ्योरम का। इसीलिए ये इसका क्या हो जाएगा, एक यूज हो जाएगा इसका गॉस थ्योरम का, कि कूलम्स लॉ जहाँ अप्लाई करने में दिक्कत आती है उस चीज़ को हम इससे गॉस थ्योरम से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब फाइनली आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देखेंगे कि गॉस का जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस होता है वो क्या होता है, उसको कैसे समझेंगे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। हालांकि फार्मूले के फॉर्म में मैंने बता दिया है, बट एक इसका ग्राफिकल या डायग्राम किस तरह शो कर दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं गॉस थ्योरम का, तो इसको एक देखो डायग्राम से शो कर सकते हैं। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में होता क्या है, तो ये समझ लो कि गॉस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव के केस में वो कब ओवरऑल फ्लक्स क्या देगा या नेट फ्लक्स क्या देगा। तो एक डायग्राम अगर हम लोग कुछ ऐसे बना लें, तो यहाँ पर कुछ एक सर्कल बना लो, सर्कल ही बना लेते हैं पूरे, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो, इसको नेगेटिव चार्ज दे दो, और मुझे क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर जाकर के एंड हो जाती हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, देन यहाँ पर भी, ये कुछ हो गया अपना जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉर्म करती हैं। हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, गॉस में। अकॉर्डिंग टू गॉस क्या कर देंगे, इसको हम लोग कवर कर लेंगे एक सरफेस पे। तो ये सरफेस ही क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस। क्लियर है इतनी बात, ठीक। और लाइंस बना देते हैं इधर से, तो डायग्राम अच्छा लगेगा। सपोज अगर इसका नाम S1 कर लूँ, इसको S2 कर लूँ, ये डायरेक्शन हमने पहले ही बना ली। जहाँ कहीं S3 कर लेते हैं, यहाँ कहीं S4 कर लो, बस। तो हमें क्या पता है कि जब भी ये इलेक्ट्रिक लाइंस किसी भी इनक्लोज्ड एरिया से पास होती हैं, तो जब ये आउटवर्ड होंगी, अभी पढ़ रखा था, आउटवर्ड होंगी तब ये पॉजिटिव होंगी। कौन पॉजिटिव होगा, अपना फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। और केस क्या बनाएगा कि जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तब कुछ ये ऐसा एंगल देगा। और अगर ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड की केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी, तो ये इनवर्ड होगा, तब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और मुझे क्या पता है, अगर इसके केस में है तो ये एक्यूट एंगल बना देगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना देगा। एक्यूट एंगल के केस में जब भी देखेंगे तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में मतलब थीटा की वैल्यू 90 से जब ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होता है। फ्लक्स निकालते कैसे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से अगर उसको बंद कर दिया जाए तो उसके जो भी सरफेस बनाया है हमने, उससे जो लाइन पास होंगी उसके टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब पर सेकंड पास होने वाली जो लाइन्स होंगी वो फ्लक्स को बनाएंगी। अगर बात की जाए कि ओवरऑल इनका नेट फ्लक्स क्या होगा, तो वहाँ पर पढ़ा था फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 कर लो। φ1 हमारा क्या, सपोज इसको कर लूँ, φ2 इसको कर लेता हूँ, तो φ1 पॉजिटिव φ2 नेगेटिव है। ओवरऑल अगर नेट देखा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो वो 0 आ जाएगा। क्यों, मुझे पता है कि प्लस से क्या होती हैं, लाइंस निकलती हैं, माइनस पर जाकर के एंड हो जाती हैं। तो अगर पॉजिटिव जितनी निकल रही हैं, नेगेटिव उनको क्या कर रहा है, सभी की सारी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव लाइंस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव लाइंस जब इक्वल की केस आ जाएगी, तो मेरी जो भी ओवरऑल फ्लक्स है, फ्लक्स कैसे बना मैंने पहले बताया
कि जो भी ये लाइंस निकल रही हैं किसी इनक्लोज्ड एरिया से मैंने बना दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, पर सेकंड जो लाइंस पास होंगी वो फ्लक्स बनाएंगी। तो मुझे पता है जो निकलती हैं वो पॉजिटिव हैं, जो अंदर जाती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, तो उनका ओवरऑल समीशन क्या होगा, तो याद रखना नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है जो IIT में अधिकतर पूछा जाता है। ऐसे ही डिफिकल्ट से और डिफिकल्ट वो क्या कर देंगे, आपको डायग्राम दे देंगे और इधर से लाइन बना देंगे। तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि लाइन हमेशा पॉजिटिव से ही निकलेंगी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गॉस थ्योरम आएगा तो सरफेस हमारा इनक्लोज्ड होगा, और अगर नेगेटिव जितने पॉजिटिव जा रहे हैं नेगेटिव उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है, उस सिचुएशन पे ही नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि गॉस के एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को भी एंड कर लेंगे। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा है। या दिक्कत आ रही है अभी भी तो प्लीज़ आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्या करिए, आप कमेंट्स में प्लीज़ शेयर करिए, मैं उसको डाउट्स को क्लियर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।